हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? सारे एकदम मस्त हैं क्या? सारे एकदम मस्त हैं क्या? एक बार जरा बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बच्चों? एक बार मुझे बताइए कमेंट करके। हेलो मैसेज करिए, मैसेज करिए हाय। हाँ सर, ऑडियो वीडियो क्लियर है, जरा बताइएगा मुझे एक बार। आवाज सबको क्लियर आ रही है क्या? पहले मुझे कंफर्म करिएगा। लेट मी चेक। जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जरा कमेंट करके बताइए यस सर। अगर आपको आवाज क्लियर आ रही तो कमेंट करिए यस सर, यस क्लियर, यस सर क्लियर है। चलिए ठीक है, मैंने देखा है वॉल्यूम एंड ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है। ओके 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 फाइन। तो बच्चों, आप आज हमारे साथ लेक्चर नंबर 6 मोल कॉन्सेप्ट को देखने जा रहे हैं। मेरा नाम विशाल यादव है और दर्शनम इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रात के बज रहे हैं 9:30 और इतनी रात को पेशेंटली आप जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ा है उसको तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं। रात के 9:30 बजे अगर आप हमारे साथ लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो डिवोशन, वो डिसिप्लिन मौजूद है। तो बच्चा, लेक्चर नंबर 6 मोल कॉन्सेप्ट का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि हमको कौन कौन से टॉपिक्स इसमें डील करने हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें डील करने हैं। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। क्या आपको मोल परसेंटेज, वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन याद है क्या? मोलर मास एवरेज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो आपको याद है क्या? वही सारी चीजों का आज हमारे क्लास में कोरिलेशन होगा। तो किसी भी चीज का एवरेज क्या होता है? उस चीज का मास डिवाइडेड बाय टोटल, यही तो उसका एवरेज है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप वेट का फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो आप किसी सब्सटेंस का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट कर देंगे। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो उस सब्सटेंस का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट मल्टीप्लाइड बाय 100। वैसे ही अगर आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो उस सब्सटेंस का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये क्या आ जाएगा बेटा? आपका एवरेज मोल आ जाएगा। मोल परसेंटेज जिसको आप बोलते हैं, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा, और अगर आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही क्या? क्या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एवरेज निकालना मैंने सिखाया था? कैसे सिखाया था? आपका टोटल मोल्स, सबसे पहले आप क्या करते थे? ऊपर टोटल मास जो भी आपका है सब्सटेंस का, जैसे M1 N1 एक आइसोटोप का मास और उसका एक आइसोटोप का जो मास है उसका मोल है, फिर प्लस दूसरे आइसोटोप का जो मास है उसका मोल है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ऐसे करके आप टोटल एवरेज मोलर मास निकाला करते थे। यहां तक की कहानी हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दी थी। चलिए आइए देखते हैं कि आज हमको क्या क्या डिस्कस करना है। देखिए बेटा, आज हमको जो टॉपिक्स डील करने हैं आपके साथ वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आज मैं आपको एटॉमिक मास एवरेज के बारे में बताऊंगा, देन मैं आपको रिलेटिव डेंसिटी की थोड़ी सी कहानी पढ़ाऊंगा। तो रिलेटिव डेंसिटी दो टाइप की मैं आपको समझाऊंगा, एक है सॉलिड और लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी और दूसरी है गैस की रिलेटिव डेंसिटी। यही बातें आपको आज डिस्कस करनी है। चलिए इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जरा मैं देख लूं। हाय वगैरह करिए बच्चा, आप लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं इस लेक्चर को लगातार। एक बार जरा कमेंट करके बताइए कि यस सर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। जरा कमेंट करके हाय लिख दीजिए, गुड इवनिंग लिख दीजिए, यस सर लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ हमारे साथ बच्चे एसोसिएटेड हैं। कमेंट में जरा कमेंट करके बताइएगा। चलिए आइए, सबसे पहला पॉइंट जो आज हमको डिस्कस करना है बच्चा वो है एटॉमिक मास एवरेज। तो एटॉमिक मास एवरेज क्या होता है? एटॉमिक मास एवरेज कुछ नहीं है बेटा, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था M1 N1 M2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 या फिर N टोटल, जो भी आपका था कहानी। वैसे ही एटॉमिक मास एवरेज की भी कहानी है। जैसे मैं आपको बोलूं कि किसी भी एक एटम के बहुत सारे आइसोटोप हैं, बहुत सारे आइसोटोप है तो उसका परसेंटेज एबंडेंस अलग होगा, तो उसका एक एवरेज मास आएगा। जैसे क्लोरीन का आप लिखते हैं 35.5, वो क्या है? उसका एवरेज मास है, एवरेज एटॉमिक मास है। तो वो कहां से आ रहा है? वो इसी फॉर्मूले से आ रहा है, वही आपके यहां पर लिखा हुआ है। जरा गौर से देखिएगा, सेम चीज आपके डिपिक्ट की गई है। तो एवरेज एटॉमिक मास या फिर उस एलिमेंट का जो मोलर मास है, भाई अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन और जो उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद ट्रिटियम आता है, तो आपके एक से ज्यादा आइसोटोप्स हैं, एक से ज्यादा आइसोटोप्स हैं, तो आपका वो एलिमेंट हाइड्रोजन है ना, तो उसका आप क्या लेंगे? एवरेज मोलर मास लेंगे, या फिर उसको आप बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है क्या? एटॉमिक मास एवरेज जो कि यहां पर लिखा हुआ है। तो एटॉमिक मास एवरेज कैसे निकालेंगे? ये जो M1 है ये क्या है बेटा? ये वेट है, वेट ऑफ आइसोटोप 1 प्लस एवरेज, आप एवरेज निकाल रहे हैं ना उसका मास का, तो उसका वेट 2 और वेट 3। वेट 1, वेट 2, वेट 3 कैसे लिखा गया वो यहां पर है।
वेट कैसे लिखते हैं आप, देखो भैया, मोल क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट का एवरेज निकालना है, मास का एवरेज निकालना है, तो जितने भी आइसोटोप है सबका मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ऐसे ही तो करेंगे कहानी। तो आपने क्या किया है यहाँ पर, तो जो आपका वेट आता है वो क्या आता है, m मल्टीप्लाइड बाय m, अरे भाई नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ इंडिविजुअल्स आइसोटोप्स, वही कहानी यहाँ पर है। तो वेट 1 कैसे लिखा जाएगा, पहले वाले आइसोटोप का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय पहले वाले आइसोटोप का मोल, प्लस दूसरे वाले आइसोटोप का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाले का मोल, प्लस तीसरा वेट कैसे लिखा जाएगा, तीसरा वाला आइसोटोप का मास प्लस तीसरे वाले का मोल, ऐसे ही तो लिखेंगे आप। बोलो कहानी समझ आ रही है सबको, एक मिनट, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। बोलो बेटा, यहां तक की कहानी क्लियर है। चलिए आइए, तो इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय मोल्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मोल्स टोटल मोल्स, तो वही कहानी है जो कि आपको नीचे एक पूरा रिटन फॉर्म में लिखा है, तो वही मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो मास ऑफ एलिमेंट जो कि एवरेज एटॉमिक मास ही है, वो क्या होता है, मोल्स ऑफ आइसोटोप 1 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ आइसोटोप 1 प्लस मोल्स ऑफ आइसोटोप 2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ आइसोटोप 2 डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स, जिसमें मोल्स ऑफ आइसोटोप 1 प्लस मोल्स ऑफ आइसोटोप 2 प्लस मोल्स ऑफ आइसोटोप 3 जो भी है वो आ जाएगा। जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास की कहानी है, कुछ अलग नहीं है, जरा आप लास्ट क्लास जो देखेगा उसको कहानी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन है आपके सामने कि एक सैंपल दिया हुआ है, किसका सैंपल है बेटा, नियॉन गैस का, दैट कंसिस्ट मोल परसेंटेज ऑफ नियॉन। देखिए देखिए सबसे पहले बात को समझिएगा, नियॉन का सैंपल है, तो मैंने आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स पॉसिबल है, वैसे ही नियॉन के जो आइसोटोप्स हैं उनका मोल परसेंटेज दिया हुआ है। कौन कौन से नियॉन के आइसोटोप्स हैं, नियॉन 20, 21 और 22, तीन नियॉन, आपको तीन नियॉन के तीन आइसोटोप्स दिए, नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22, ठीक है। क्या आइसोटोप्स आपको पता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, अगर ये एटम है, एटम का जो मास नंबर होता है, वो जितने मास नंबर अगर एटम का डिफरेंट होता है उसी को हम आइसोटोप बोलते हैं। मैंने आपको बताया था टोपी अलग होगी, मतलब मास नंबर अलग है, तो वही क्या कहलाते हैं, आइसोटोप। जैसे 1H1, 1H2 और 1H3 तीनों के मास नंबर डिफरेंट है, क्या 1H1, 1H2 और 1H3। देखो एटॉमिक नंबर सेम है 111, मास नंबर अलग है, तो क्या है, आइसोटोप्स। अब हर आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस अलग है, वही यहां पर लिखा है, परसेंटेज अबंडेंस ही मोल परसेंटेज होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो वहां पर मोल परसेंटेज दिया है तीनों आइसोटोप का, 20, 21 और 22। क्या क्या मोल परसेंटेज दिया है, 91.8, 0.5 और 7.5 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज मोलर मास ऑफ नियॉन। एवरेज मोलर मास का मतलब क्या पूछना चाह रहा है, वो एवरेज एटॉमिक मास ही पूछना चाह रहा है। और एवरेज एटॉमिक मास तो अभी आप लास्ट स्लाइड पर देख के आ रहे हैं ना, देखिए ये देखिए M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो यही कहानी है आपकी, कैसे करेंगे जरा बताइए। ये क्या है, मास ऑफ आइसोटोप 1 इंटू मोल्स ऑफ आइसोटोप 1 प्लस मास ऑफ आइसोटोप 2 इंटू मोल्स ऑफ आइसोटोप 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यही तो आ जाएगा आपका एवरेज मोलर मास। तो रखिए फॉर्मूले में, जरा रखिए, मास ऑफ आइसोटोप 1, देखिए तीन आइसोटोप है 20, 21 और 22। तो पहले का मास क्या है, अरे भाई मास नंबर तो यही है 20, 21 और 22, मोलर मास तो यही होता है। तो मोलर मास ऑफ आइसोटोप 1 मल्टीप्लाइड बाय पहले वाले का, मतलब नियॉन 20 का मोल, नियॉन 20 का मोल कितना दिया है 91.8, तो 91.8 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, ठीक है जी, प्लस मोलर मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप वो क्या है 21 मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ आइसोटोप 2 क्या है 0.5, प्लस यहां देखिए मोलर मास ऑफ आइसोटोप 3 क्या है 22 है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय मोल्स ऑफ आइसोटोप 3 7.7 है। देखो तीनों कहानी समझ आ गई। अब आप किससे डिवाइड करेंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3 मतलब टोटल मोल्स, और तीनों को मिलाइए जरा, 91.8, 0.5, 7.7 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। जरा इसको काटिएगा पीटिएगा, बताइएगा मुझे आंसर कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके जरा सारे बच्चे बताएंगे, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा हयात साहब, आपको गुड इवनिंग। जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है, बोलो भैया। तो कैलकुलेट मैंने कर रखा है, लगभग 20.159 के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब
3 आइसोटोप है नियॉन के, तो उनका जो एवरेज मास निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 20.159 आ जाएगा। ये कहानी तो आपको पहले भी बता रखी है। परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर वेट से और डिवाइडेड बाय कर दो टोटल मोल से, वही आपका कहानी आ जाता है टोटल परसेंटेज अबंडेंस से। ये पहले से ही पढ़ाता आ रहा हूं, उसको मैंने अलग अलग फॉर्म में पढ़ाया। सबसे पहले मैंने पहले भी पढ़ा रखा था मैंने क्लोरीन 35 क्लोरीन 37 का एग्जांपल है ना लास्ट लेक्चर्स में, फिर कल के लेक्चर में भी पढ़ाया, आज के लेक्चर में एवरेज एटॉमिक मास से भी उस चीज को पढ़ाया। तो 3 बार ये डिस्कशन हो गया, इसलिए अब आपका ये क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते। हाँ जी बेटा, समझ आ रहा है सबको? मजा आ रहा है क्या क्लास में? तो एवरेज एटॉमिक मास या फिर एवरेज मोलर मास का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। सारे बच्चों को आज की क्लास में एंजॉय आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं? ठीक है, एकदम हाई लेवल का कंटेंट आपको दिया जा रहा है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है तो ये आप ही के साथ नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, ऐसा भाई जरूरी। अब मैं काखा गगा थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं मोल कॉन्सेप्ट में भी जो एकदम हाई लेवल का एकदम नॉलेजेबल पॉइंट्स होते हैं वो आपको देना चाह रहा हूं। तो इसमें थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कंटेंट, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है। इस वजह से अगर आपको ऐसा कंटेंट डिलीवर हो रहा है तो आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। भाई कठिन बॉल तो प्लेयर भी छोड़ता है ना टेस्ट मैच में, हार्ड बॉल तो छोड़नी पड़ती है ना। अगर आप सब बॉल खेलेंगे तो आपका कट लग के आप आउट हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको उस बॉल को, उस हार्ड बॉल को भी खेलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो एकदम लेंथ बॉल गिरती है, खटाक से आप बैट लगाएंगे, कट लग के आउट हो जाएंगे। इसका मतलब ये वही बॉल्स है, मेरी बात को समझिएगा, ये वही टफ क्वेश्चंस है, टफ सेगमेंट्स है मोल कॉन्सेप्ट का, जिसमें बच्चा बचता है। तो आपको इस सेगमेंट को अच्छे से कवर करना है। बोली बात समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ी बहुत कठिन चीजें हैं, लेकिन आप इसको समझेंगे अच्छे से तो आप कर ले जाएंगे। चलिए ये अगली स्लाइड पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, कुछ और भी पूछा था शायद। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या निकाला बेटा, एवरेज मोलर मास। उसने क्या पूछा था, एवरेज मोलर मास तो पूछा ही था, वो हमने कैलकुलेट कर दिया 20.159। बोलो कुछ और भी कहानी थी क्या इसमें? नहीं, ठीक है सर, इतना ही। कोई और स्लाइड थी इसमें? ठीक है, हो गया, ये हो गया क्या आप सभी का? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके बोर्ड पर है। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ करने का प्रयास हो तो इसको देख के करिए, थोड़ा सा हिंट भी उस पर लिखा हुआ है, जरा ट्राई करो तो। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि एवरेज मोलर मास, देखो जरा गौर से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरेज मोलर मास ऑफ बोरॉन एटम इन अ सैंपल इज इतना, कितना? 10.8। वो कह रहा है कि बोरॉन का सैंपल है जिसमें बोरॉन के 2 आइसोटोप हैं, बोरॉन 10 एंड बोरॉन 11। मतलब एक मिक्सचर है जिसमें बोरॉन 10 भी है और उसमें बोरॉन 11 भी है। उसका एवरेज मास उसने दे रखा है, कितना है एवरेज मास? 10.8। कितना है एवरेज मास? 10.8। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द मोल परसेंटेज एंड वेट परसेंटेज। ध्यान समझिएगा, वो कह रहा है कि एक सैंपल है जिसमें बोरॉन के 2 आइसोटोप रखे हुए हैं जिनका एवरेज मास इतना है, तो आप ये बताइए कि इनका मोल परसेंटेज और वेट परसेंटेज क्या निकल कर आएगा। कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? बोलो भैया, बोलो कर लोगे कैलकुलेट? ट्राई करोगे? जरा हिंट आपके सामने लिखी हुई है, जरा करके दिखाओ तो 1 सेकंड में। हो गया? अटेम्प्ट करिए आप लोग। चलिए ये देखिए आपके बोर्ड पे वैसे भी लिखा हुआ है, तो देखिएगा जरा। आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल परसेंटेज एंड वेट परसेंटेज। तो सबसे पहले देखिएगा गौर से, वहां पर 2 आइसोटोप हैं बोरॉन के, एक आइसोटोप है बोरॉन 10 और दूसरा आइसोटोप है बोरॉन 11। आपसे कह रहा है मोल परसेंट बताइए। तो मोल परसेंट के लिए सबसे पहले भाई मोल परसेंट अगर मैं निकालूंगा तो आप क्या करेंगे, उस जिस भी बोरॉन का, किस बोरॉन का पूछा है? बोरॉन 10 का। तो बोरॉन 10 का मोल चाहिए। मोल परसेंटेज निकालने के लिए मोल परसेंटेज कैसे निकलेगा? किसका पूछा है? बोरॉन 10 का। तो बोरॉन 10 का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा, तभी तो बोरॉन 10 का मोल परसेंटेज निकल के आएगा। उसके लिए मुझे बोरॉन 10 का और बोरॉन 11 का मोल तो चाहिए होगा, तभी तो टोटल मोल निकाल पाऊंगा। तो इसका मतलब सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए? मोल्स निकालने का। तो जब भी आपको परसेंटेज हो तो आप 100 में से मान लिया करिए, क्योंकि 100 में से निकालने से आसान हो जाता है। तो मैं ये मान लेता हूं कि बोरॉन के जो मिक्सचर्स हैं उसमें दोनों मिक्सचर के मिलाकर 100 मोल थे, तो
तो एक का x मान लूंगा तो दूसरे का कितना हो जाएगा 100 माइनस एक्स। तो वैसे ही माना गया है, मैंने ये मान लिया कि बोरॉन 10 का जो मोल है बेटा वो x है, और बोरॉन जो 11 का मोल है वो क्या आ जाएगा 100 माइनस एक्स। कितने में से, अगर मैंने ये मान लिया कि जो टोटल मोल है वो क्या है 100 है, तो बोरॉन 10 का आ जाएगा x और बोरॉन 11 का आ जाएगा 100 माइनस एक्स। बोलो बात यहां तक का कहानी क्लियर है क्या सबको? अब जरा देखिए अब क्या आप मोलर मास एवरेज निकाल सकते हैं? क्या मोलर मास एवरेज निकाल सकते हैं? जरा निकाल के बताइएगा। मोलर मास एवरेज कैसे निकलेगा? m1 n1 प्लस m2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब ये m1 है क्या? पहले का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय पहले का मोल, तो बोरॉन 10 का मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल। बोरॉन 10 का मोलर मास क्या आएगा? अरे भाई बोरॉन 10 है तो मोलर मास तो 10 ही आएगा, उसका मोल। बोरॉन 10 का मोल मैंने कितना माना है x, तो x से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस m2 क्या है? दूसरे का मोलर मास, वो कितना है? बोरॉन 11 का मोलर मास है 11 मल्टीप्लाइड बाय बोरॉन 11 का मोल्स। बोरॉन 11 का मोल्स 100 में से कितना है 100 माइनस एक्स, तो यहां पर लिख दीजिए 100 माइनस एक्स। ये क्या आ गया आपका ऊपर वाला, प्लस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने होंगे n1 प्लस n2। भाई टोटल मोल्स तो 100 ही है, कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। यहां से x निकाला जा सकता है क्या? देखो एवरेज मोलर मास उसने दिया था, तो आप इसको किसके बराबर कर सकते हैं 10.8 के। अरे भाई एवरेज मोलर मास तो उसने दे रखा है ना 10.8। अब जरा काटो पीटो और x निकाल कर बताओ। x निकाल कर बताइए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो यहां से x आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा 80। इसका मतलब बेटा ये x क्या था? बोरॉन का मोल्स। कितने में से 100 में से। अगर 100 बोरॉन में से बोरॉन 10 अगर 80 है, इसका मतलब बोरॉन 10 का मोल परसेंट कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ये x क्या आ गया 80। x क्या आ गया 80 कितने में से? अरे भाई x क्या था 100 में से x था बोरॉन और 100 माइनस x था बोरॉन 11, x था बोरॉन 10। बोलो भाई समझ गया? x आ गया कितना 80। अगली स्लाइड पर जाइए, आइए कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। तो इसका मतलब बोरॉन 10 कितना आ गया 80 आ गया, कितने में से 100 में से। तो इसका मतलब मोल परसेंट कैसे निकालेंगे भैया? बोरॉन 10 का हमको दो चीज पूछा ना, बोरॉन 10 का मोल परसेंटेज और वेट परसेंटेज। तो मोल परसेंट कैसे निकालिएगा बोलिए? मोल परसेंटेज कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ बोरॉन 10 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अरे यही तो आ जाएगा क्या फ्रैक्शन, और 100 से जल्द से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल मोल्स। बोलो भाई अब मोल कितना आया है बोरॉन 10 का 80 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, वो कितना है 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 से कर देंगे। तो इसका मतलब जो मोल परसेंटेज आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है बोरॉन 10 का? तो बोरॉन 10 का मोल परसेंटेज कितना आ गया 80 आ गया। क्या मोल परसेंटेज किसका? मोल परसेंटेज बोरॉन 10 का। बोरॉन 10 का मोल परसेंटेज कितना निकल के आ गया 80 आ गया। एकदम क्लियर है? मोल परसेंटेज एक हमने निकाल लिया। देखो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी, एक पूछी थी हमसे मोल परसेंटेज बताइए, वो हमने निकाल दिया 80 मोल्स ऑफ बोरॉन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मोल्स ऑफ 80 थे, टोटल मोल्स इतना थे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मोल परसेंटेज आ गया 80। तो बचा दूसरे वाले का बोरॉन 11 का कितना आ जाएगा बेटा? बोरॉन 11 का आ जाएगा आपका 20। अब दूसरा चीज क्या पूछा है? दूसरा चीज पूछ रहा है वेट परसेंटेज। तो वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। वेट परसेंटेज पूछा किसका है? बोरॉन 10 का वेट परसेंटेज पूछा है। वेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे बताइए, बोलिए। बोलो भैया वेट परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो वेट परसेंटेज तो ऐसे निकलेगा ना, वेट ऑफ बोरॉन 10 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट किसका? जो आपका सैंपल था बोरॉन 10 और बोरॉन 11 दोनों का, टोटल वेट ऑफ द सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसे ही तो करोगे, बोलो ऐसे ही तो करेंगे आप वेट परसेंटेज। तो जरा निकाल कर बताओ वेट परसेंटेज कैसे निकलेगा। मैं पेन थोड़ा बदल देता हूं, शायद आपको थोड़ा चमक वमक रहा हो। जी बोले भैया। तो वेट परसेंटेज ऑफ बोरॉन 10, बोरॉन 10 का वेट परसेंटेज कैसे निकलेगा? अब देखो, हाँ तो वेट ऑफ बोरॉन 10 डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो इसके लिए आप मोल्स ऑफ बोरॉन 10 कर दीजिए मल्टीप्लाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बोरॉन 10 कर दीजिए। यहां से आपका निकल जाएगा वेट ऑफ बोरॉन 10। टोटल वेट कैसे निकलेगा? बोलो भैया टोटल वेट कैसे निकालोगे? अरे भाई टोटल वेट तो जो पूरे आपका मिक्सचर का एवरेज वेट है वही तो टोटल वेट है। तो मिक्सचर का एवरेज वेट कितना दिया था? मिक्सचर का एवरेज वेट बताइए। हाँ जी 10.8 है क्या? ठीक है।
तो यहां पर मिक्सचर का एवरेज वेट रख दिया जाए क्या, टोटल वेट। अरे भाई एवरेज वेट ही तो टोटल वेट आएगा, उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आ जाएगा आपका वेट परसेंटेज। जरा निकालो, निकाल कर देखो आंसर क्या आएगा, रख वैल्यू रख के जाइए। मोल्स कितना निकल के आया है 80 मल्टीप्लाइड बाय मास कितना है 10 डिवाइडेड बाय टोटल 10.8 इंटू 100। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर निकाल दीजिए। आगे बढ़े, ठीक है। तो मेरे बेटा वेट परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला ये आपके सामने और है, इसको जरा और गौर से देख लीजिएगा। आप इससे भी वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। अगर आपको मोल परसेंटेज पता चल जाए तो आप वेट परसेंटेज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है क्या। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है उस चीज को देखिएगा। बेटा रिलेटिव डेंसिटी क्या है, देखिए रिलेटिव जो टर्म है वो दो चीजों के कंपैरिजन से आता है। अब दो चीजों का कंपैरिजन कैसे करेंगे मास्टर, जैसे आप डेंसिटी की अगर बात कर रहे हैं तो आपको जिसके हिसाब से आप कंपेयर कर रहे हैं उसके हिसाब से आप किसी भी चीज को कंपेयर करते जाइए, वो रिलेटिव है। तो अगर आप डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी रिलेटिव कब आएगी, जब आपने किसी भी चीज की डेंसिटी को रखा किसी चीज के कंपैरिजन में, डेंसिटी ऑफ जिसको आपने बोला रेफरेंस सब्सटेंस, क्या बोल दिया है रेफरेंस सब्सटेंस। तो मैंने कोई भी चीज रेफरेंस रखा उसके हिसाब से मैं डेंसिटी का कैलकुलेशन कर रहा हूं, वही मेरा क्या आ जाएगा, बोलिए बेटा रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है बेटा वो सॉलिड की भी हो सकती है, लिक्विड की भी हो सकती है, गैस की। और जो सॉलिड और लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी होती है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। वही जो गैस की रिलेटिव डेंसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं। तो सॉलिड और लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आती है, मतलब सॉलिड और लिक्विड की जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। और वो किस रेफरेंस सब्सटेंस के हिसाब से ली गई है, जो मैंने यहाँ पर रेफरेंस सब्सटेंस दिया है वो क्या है, वाटर। वो क्या है, वाटर। मतलब अगर आपको सॉलिड और लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो आप वाटर को रेफरेंस सब्सटेंस लेकर उसकी रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट कर लीजिए। जो रिलेटिव डेंसिटी आएगी सॉलिड और लिक्विड की वाटर के रेस्पेक्ट में, वही उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई क्या, चलो ठीक है। उसके बाद गैस वाले की रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। तो उसकी भी किसी के कंपैरिजन में की गई होगी। तो वेपर डेंसिटी जो गैस की होती है वो किसके कंपेयर में किया गया था, वो बेटा हाइड्रोजन गैस के कंपैरिजन में किया गया है। बोलिए बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो अब सॉलिड और लिक्विड के लिए हम लोग जो रिलेटिव डेंसिटी वो पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड और लिक्विड के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी होता है बेटा उसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जिस भी सब्सटेंस का आप निकाल रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड का, उसको अगर आप वाटर से कंपेयर करेंगे तो वही रिलेटिव डेंसिटी हो जाती है। अब उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी आएगी वो ग्राम पर एमएल में होती है, और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो भी 1 ग्राम पर एमएल होती है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिलेटिव डेंसिटी आती है बेटा वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि ग्राम पर एमएल से कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी चाहे स्पेसिफिक ग्रेविटी हो चाहे वेपर डेंसिटी, दोनों ही रिलेटिव डेंसिटी है। अगर दोनों ही रिलेटिव डेंसिटी है तो दोनों ही क्या हो जाएगी, यूनिटलेस हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या। तो अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो कुछ और नहीं है, उस सब्सटेंस की डेंसिटी को आप वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दीजिए, वही आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, एग्जांपल से आप समझ जाएंगे आसानी से। तो एग्जांपल आपका क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड मिक्सचर इज 1.20। किसी सॉलिड मिक्सचर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो इतना दिया हुआ है। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड मिक्सचर विल बी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, डेंसिटी पूछ रहा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखा है, ये देखिए डेंसिटी पूछ रहा है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड मिक्सचर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है। तो आप सीधा आपको पता चल गया कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड मिक्सचर कितना आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड मिक्सचर कितना निकल के आ गया, जो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी वो कितना थी, 1.20। इसका मतलब बच्चा कहीं ना कहीं जो आपकी डेंसिटी है वही जो सब्सटेंस की डेंसिटी है वो कुछ और नहीं, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी है। एक तरीके से और समझिए, अगर आपको कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है तो वो कुछ और नहीं, उस सब्सटेंस की डेंसिटी को ही बता रहा है। बस वो आपको ये नहीं बता रहा है कि ये वाटर के रेस्पेक्ट में कंपेयर किया गया है, क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर एमएल होती है। इसलिए आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ही
उस सब्सटेंस की डेंसिटी भी बन जाती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसीलिए वहां पर जो भी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी वही भी डेंसिटी भी आ गई उस मिक्सचर की। बोलो बात समझ आ गई क्या? आगे बढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको समझ में आ गया। अब गैसियस मिक्सचर के लिए देख लीजिए। गैसियस मिक्सचर के लिए क्या डिफाइंड है? वेपर डेंसिटी। क्या डिफाइंड है बेटा? वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है? मैंने आपको पिछली क्लास में ही बता रखा था कि किसी भी गैस की डेंसिटी को अगर आप हाइड्रोजन की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, हाइड्रोजन गैस की, तो उसको क्या बोलते हैं? वेपर डेंसिटी। जिसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2, या फिर अगर आप मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है। यहां तक की कहानी समझ आ गई सबको? चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखिएगा। A gaseous mixture of hydrogen and CO2 contains 66 mass percentage of CO2. What is the vapor density of mixture? जरा इसको ट्राई करिएगा। मिक्सचर की वेपर डेंसिटी आपसे पूछा। ट्राई करिएगा इसको एक बार, फिर मैं आपको बताता हूं। हो गया क्या? जरा बताइए किसी का हुआ? किसने ट्राई किया? क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? बताइए मुझे, बोलिए, बोलो भाई। देखो आपसे पूछ क्या रहा है? वेपर डेंसिटी पूछ रहा है। अब वेपर डेंसिटी कैसे निकलती है? वेपर डेंसिटी निकलती है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2 से। किसका मॉलिक्यूलर मास? अगर कोई एलिमेंट है तो एलिमेंट का, कंपाउंड है तो कंपाउंड का, और मिक्सचर है तो मिक्सचर का। यहां पे दिया क्या हुआ है? यहाँ पे आपको मिक्सचर दिया हुआ है। इसका मतलब वेपर डेंसिटी निकालने के लिए कहीं ना कहीं मुझे मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, तब मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा तो वेपर डेंसिटी आएगी। तो इसका मतलब आपको मिक्सचर का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। और मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जो कि आप लास्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो निकाला जा सकता है। जरा देखिए, आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास या फिर मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो जरा देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने ये मान लिया, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब कहीं वो बोले कि इतना परसेंट ये है, इतना परसेंट ये है, तो आप उसको 100 में से अज्यूम कर लीजिए। 100 में से अज्यूम करने से क्या फायदा होगा? 100 में से अज्यूम करने से आप इजिली डिपिक्ट कर पाएंगे कि कोई कितना है। जैसे यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि 66 मास परसेंट ऑफ CO2 है। इसका मतलब अगर मैं 100% मिक्सचर मानता हूं तो 66 उसमें से क्या हो जाएगा? CO2। वही मैंने यहां पे अज्यूम किया है। लेट मास ऑफ मिक्सचर इज 100 ग्राम। तो अगर मैंने मिक्सचर का मास 100 ग्राम मान लिया है तो CO2 का जो वेट आ जाएगा बेटा, वो कितना आ जाएगा उस मिक्सचर में? 66 ग्राम का आ जाएगा। बचा हुआ किसका वेट होगा? जो दूसरी गैस है। दूसरी गैस कौन है यहाँ पर? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का वेट कितना निकल के आ जाएगा? 34 ग्राम। तो 2 गैसेस हैं, एक हाइड्रोजन है, एक CO2 है। CO2 आपको 66 ग्राम दे रखा है और हाइड्रोजन आपको 34 ग्राम दे रखा है। कितने में से? 100 में से। तो क्या यहां से आप इसका मोल्स बता सकते हैं क्या? अरे भाई वेट दिया है, मोल निकालना तो आसान है। मोल्स क्या होता है? वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है CO2 का? 66। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है CO2 का? बोलो। 44 होता है क्या? काट दीजिए, लगभग कितना निकल के आएगा? 11 4 जा 44, 11 6 जा 66, तो लगभग 1.5 आ जाएगा क्या? तो मतलब CO2 के मोल्स कितने आ गए? 1.5। हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लीजिए। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है आपको? जरा गौर से देखिएगा। हाँ जी, हाइड्रोजन यहां पर है, तो हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? कितने मोल्स? सॉरी, कितना वेट आया हाइड्रोजन का? 34। तो 34 को डिवाइड कर दीजिए उसके मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? H2 का 2 आ जाएगा क्या? तो यहां से हाइड्रोजन के कितने मोल आ गए? 17। तो मोल्स ऑफ CO2 आ गया 1.5 और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आ गई 17। यहां से मैं मिक्सचर का एवरेज मास निकाल सकता हूं क्या? वो क्या होता है? वेट ऑफ 1 गैस प्लस वेट ऑफ 2 गैस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। निकालिए जरा, क्या हो जाएगा? पहले का वेट क्या है बोलो? अरे भाई वेट क्या होता है? M1 इंटू N1 प्लस M2 इंटू M2, यही तो होता है। मैंने यहाँ पे W1 W2 लिख दिया, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर ये क्या लिखा है। डिवाइड बाय टोटल मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3 जो भी है, तो ये यही चीज है। यहाँ पे क्योंकि वेट डायरेक्ट दिया था तो मुझे मोल्स मॉलिक्यूलर मास से मोल को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं रख सकता हूं। तो मैंने सीधा रख दिया 66 प्लस 34 डिवाइड बाय टोटल मोल्स। मोल्स टोटल कितने हैं? 17 प्लस 1.5 17 प्लस 1.5। देखिए यही है क्या कहानी। जरा आंसर को बताइएगा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार कैलकुलेटर से कितना आंसर आ रहा है। तो बेटा ये आ जाएगा आपका कितना? 100 डिवाइडेड बाई 18.5।
काटिए पीटिएगा तो आंसर लगभग आएगा आपका 5.4 के आसपास। तो काटिए पीटिए इसका आंसर निकल के आ जाएगा 5.4। तो जो आपका मिक्सचर का मास आया वो कितना आ गया 5.4। और क्या अब आप वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाला जा सकता है सर। वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय 2। तो मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया मिक्सचर का 5.4। तो उसको 2 से भाग दे दीजिए, वेपर डेंसिटी आ जाएगी। तो वेपर डेंसिटी क्या निकल के आएगी बेटा? वेपर डेंसिटी आ जाएगी आपकी मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 2। अगर आपने मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया वो कितना था 5.4, तो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2.7 आ जाएगा। यही आपकी वेपर डेंसिटी आ गई। बोलो कहानी समझ आ गई क्या? आसान है क्या मामला? आगे बढ़े क्या? चलिए तो हम आज के लास्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़िए। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ज्यादा लंबी हमने क्लास नहीं रखी थी, आपकी छोटी क्लास ही रखी थी। चलिए देखिए, वेपर डेंसिटी ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4 इतना, मतलब वेपर डेंसिटी दिया हुआ है किसका? दो गैसों के मिक्सचर का, NO2 का और N2O4 के मिक्सचर का जो वेपर डेंसिटी है वो इतना है। तो आपसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट वेट परसेंटेज ऑफ NO2। अब वो आपसे कह रहा है कि आप उसमें से कितना वेट परसेंटेज NO2 हो वो बता दीजिए। तो जरा मुझे बताना कि किसी मिक्सचर में दो गैसेज हैं, उनका वेपर डेंसिटी दिया है। तो वेपर डेंसिटी दिया है तो क्या आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं क्या? वेपर डेंसिटी दिया तो क्या मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी। तो ये देखिए मॉलिक्यूलर मास बराबर 2 into वेपर डेंसिटी। तो जो यहां पर मॉलिक्यूलर मास आएगा दोनों के मिक्सचर का, उसको एवरेज मॉलिक्यूलर मास ही तो बोलेंगे। तो यहां पर उसी को हमने क्या बोला? एवरेज मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। वो क्या है? 2 into वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मुझे 27.6 दे रखी है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो 50.5.2 क्या आ गया? एवरेज मोलर मास ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4। बोलो कहानी क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखिएगा ऐसा क्यों है। अब देखिए जो NO2 का मोलर मास है बेटा वो 46 होता है, N2O4 का मोलर मास 92 होता है। आप निकाल लीजिएगा, मोलर मास आपको निकालने आना चाहिए। नाइट्रोजन का मास ऐड कर दीजिए, ऑक्सीजन का 2 मोल्स का मास ऐड कर दीजिए, आपका N2 का मास आ जाएगा। वैसे 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन का मास ऐड कर दीजिएगा तो N2O4 का आ जाएगा। ठीक है क्या? चलिए तो अब हमको क्या देखना था भैया? हाँ, हमको दो चीजें निकालनी है। अच्छा, मुझे एक ही बात बतानी है, वेट परसेंटेज बताना है। अगर मुझे मोल परसेंटेज पता चल जाए तो क्या मैं वेट परसेंटेज निकाल सकता हूं? आसानी से निकाल सकता हूं। मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया था वेट परसेंटेज, मोल परसेंटेज से वेट परसेंटेज में कन्वर्जन। तो अगर आपको मोल परसेंटेज पता चल जाए तो मोल परसेंटेज पता चल सकता है क्या? कैसे पता चलेगा? तो आप देखिए मोल परसेंटेज कैसे निकलेगा। आपने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया है, तो अब देखिए, अब यहां पर अगर मैं ये मान लूं, मैंने आपसे पहले ही बताया जहां पर कुछ ना दिया, क्योंकि मोल परसेंटेज तो तब तक पता ही नहीं चल सकता जब तक आप टोटल मोल्स ना पता कर ले, इंडिविजुअल मोल्स ना पता कर ले। तो इंडिविजुअल मोल्स कैसे पता चले सर? पता ही नहीं चल रहा है। तो आप 100 अज्यूम कर लीजिए, टोटल मोल्स 100 अज्यूम कर लेंगे तो एक का x आ जाएगा तो दूसरे का 100 - x आ जाएगा। अरे भाई अगर टोटल 100 मोल्स है तो एक को x माना जा सकता है, दूसरे को 100 - x माना जा सकता है। तो वही यहां पर कह रहा है कि वी हैव टेकन 100 मोल्स। तो हमने क्या मान लिया? 100 मोल्स। किसका? टोटल मिक्सचर का 100 मोल्स मान लिया। तो जिसमें से NO2 क्या आ जाएगा? x, और N2O4 क्या आ जाएगा? 100 - x। बोलो कहानी क्लियर है क्या? तो मैंने ये मान लिया कि जो भी आपका गैसियस का टोटल मोल्स था उसमें से अगर मैंने गैसेस का टोटल मोल 100 मान लिया है बेटा, तो एक का x आ जाएगा और दूसरे का क्या आ जाएगा? 100 - x आ जाएगा। तो क्या आप यहां से आप एवरेज मास निकाल सकते हैं? बोलो भैया, एवरेज मास निकाल सकते हैं। वो क्या होता है? M1 N1 + M2 N2 + M3 N3 डिवाइडेड बाय M1 + N2 + N3। तो देखो आपको एक का मोल, क्योंकि आपको मास डायरेक्टली पता होता तो डायरेक्टली रख देते। वेट जो होता है वो वेट तो डायरेक्टली पता नहीं है, मुझे मोलर मास पता है, मोल्स पता है, तो मैं M1 N1 वाला यूज करूंगा। देखो ये क्या है? पहले का मोल्स उसका मोलर मास, दूसरे का मोल्स उसका मोलर मास। NO2 का मोल है x, उसका मोलर मास है 46। N2O4 का मोल मैंने माना है 100 - x, उसका मोलर मास है 92 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितना है? 100। तो यहां से मेरा क्या निकल कर आ जाएगा? ये x जो है बेटा, ये NO2 का मास निकल कर आ गया, या फिर आप कह लें तो NO2 का जो x है आपका, ये देखो मैंने किसका निकाल रहा था, यहां पर देखिए हमने टोटल मोलर मास निकाला है। ये x क्या बता रहा था? x आपका NO2 का ही तो आपका परसेंटेज बता रहा है। तो x का क्या मतलब है कि 100 में से अगर आपने 100 मोल लिया है तो उसका 80% x है, तो 100 का 80% क्या है? 80। इसका मतलब 80 कौन आ गया? x आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो आप क्या, अब अगर आपका एवरेज मास आ गया है तो यहां से आप NO2 का
मोल परसेंटेज निकाल सकते हैं। मोल परसेंटेज कैसे निकलेगा? जो आपका NO2 का मोल है डिवाइडेड बाय टोटल मोल है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। NO2 का मोल कितना आएगा? अरे भाई 80 उसका आया है, 80 उसका मोल आया है, यहां से 80 आप देख पा रहे हैं क्या? तो 100 में से 80 अगर NO2 है तो 80 मोल हो गया। 80 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने? 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तभी तो मोल परसेंटेज आएगा। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर वही मैंने यहां पर लिखा है, मोल परसेंटेज ऑफ NO2 कितना है? 80%। कैसे निकल कर आया है? बोलो भैया कैसे निकल कर आएगा जो आप कर रहे थे? मोल्स ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इंटू 100। तो मोल्स ऑफ NO2 कितना है? 80 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 100 थे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। तो मोल परसेंटेज कितना आ गया NO2 का? 80 आ गया। कितना आ गया? 80 आ गया। अब आप देखिए, अब वेट परसेंटेज NO2 का निकालना है। वेट परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, वेट परसेंटेज फॉर्मूला में रख दीजिए। मोल परसेंटेज कितना है? देखो वेट परसेंटेज क्या होता है? मोल परसेंटेज, जिसका आप वेट परसेंटेज निकाल रहे हैं उसी का मोल परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय उसी का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवरेज मास। तो मोल परसेंटेज दे रखा है आपको 80 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास आपको रखना है। मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है सर 46 होता है, डिवाइडेड बाय एवरेज मास। एवरेज आप निकाले हैं क्या? कितना निकाला है आपने एवरेज? 80। उसे से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अरे सॉरी, एवरेज मास तो यहां दिया हुआ था ना बेटा हमें। वेपर डेंसिटी, हाँ वेपर डेंसिटी वहां पे दी रखी है, वेपर डेंसिटी दे रखी है। तो मॉलिक्यूलर मास तो हमने एवरेज निकाल रखा है, वो 55.2 है यार भाई। तो मैंने कहा कहां से कर 55.2। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है क्या? तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे बेटा तो 66.6 के आसपास आपका आएगा। तो 66.6 क्या आ गया? वेट परसेंटेज ऑफ NO2। मतलब अगर आप 100 ग्राम आपने लिया था मिक्सचर तो उसमें से 66.6 ग्राम कौन आ गया? NO2 आ गया। बोलो कहानी क्लियर है क्या? तो यहां तक की आज हमारी कहानी थी। नेक्स्ट क्लास में अब हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वहां से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। आज के लिए यहां तक बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर को यहीं पे बंद करते हैं। चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए इसी तरह से मोटिवेशन बनाए रखिएगा, क्लास को करते रहिएगा। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको समझ आ जाए, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आपके मिसमैच हो रहे हो, सर ना समझ में आ रहा हो तो स्ट्रगल करो। हो सकता है कि कहीं और से आपको और थोड़ा बहुत चीजें समझने को मिल जाए, तो सर्च करते रहिए। आज के समय में कंटेंट की कमी नहीं है और मेहनत की कमी है, डेडिकेशन की कमी है ना। तो कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको ढूंढ डालिए, जो पॉइंट आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है उसको आप पढ़ डालिए। यही तरीका है पढ़ने का और यही आपका सिस्टम है। चलिए ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। कल तो संडे है तो मंडे को मिलेंगे। तब तक के लिए उत्साह बनाए रखिए, डेडिकेशन बनाए रखिए। ठीक है, चलिए टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।